सेक्शन 9 बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट का। इसके हिसाब से एक बार लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया तो उसके बाद अगर कोई भी अक्षमता या असमर्थता शुरू हो तो लिमिटेशन को रोक नहीं सकती। ये सूट और एप्लीकेशन फाइल करने के लिए है। ध्यान रहे, सूट फाइल करना कोर्ट केसेस में एक शुरुआती कदम है और इसमें लिमिटेशन चलती है जैसे कार का ब्रेक फेल हो गया हो। लेकिन अपील में कुछ बार ब्रेक लगाने का मौका मिलता है लिमिटेशन की नज़र से। इसीलिए सूट का फुटिंग अपील से अलग होता है कई बार। सेक्शन 9 में एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो का मतलब वो स्थिति जब वो सेक्शन काम नहीं करती। इसमें प्रोवाइज़ो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेके है। इसको लेके लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर आता है, मतलब गुजरे हुए इंसान के प्रॉपर्टी को लेके। सेक्शन 10 लिमिटेशन एक्ट है जब किसी विशेष उद्देश्य से न्यास बनाया जाए और उस न्यास के नाम पे किसी को प्रॉपर्टी या उसके संबंधित पैसा मिले तो उसके खिलाफ सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन नहीं होता। सेक्शन 13 है जब कोई पॉपर यानी बहुत गरीब होते हैं उनके सूट या अपील फाइल करने के लिए दी गई छूट। अगर किसी सूट या अपील में कोई अति गरीब होने का एप्लीकेशन करे और वो रिजेक्ट भी हो जाए तो जितना टाइम वो अति गरीब एप्लीकेशन चला कोर्ट में लेकिन ईमानदारी से, तो वो टाइम नहीं गिना जाएगा। सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसेक्शंस 1 और 2 एक सच्चे इंसान को एक और मौका देने के लिए है। सबसेक्शन 3 सीपीसी के एक प्रोविजन के बावजूद ये मौका कायम रखता है। पहले सेक्शन 14(3) देख लो। इस सेक्शन 14 के सबसेक्शन 3 में सीपीसी के ऑर्डर 23 रूल 2 का उल्लेख है। ये ऑर्डर 23 सूट को कोर्ट से विड्रॉ करने को लेके है। ऑर्डर 23 रूल 1 सूट को कोर्ट से निकालने या फिर जो क्लेम है उसके किसी पार्ट को प्रेयर से निकालने के लिए है। पहले ऑर्डर 23 रूल्स 1 और 2 को समझ लो जो सेक्शन 14 के लिए चाहिए। सब रूल 1 के हिसाब से अगर सुरेश ने रमेश, नरेश और मंगेश के खिलाफ सूट फाइल किया हो तो सुरेश सूट फाइल करने के बाद कभी भी तीनों या किसी के भी खिलाफ सूट ड्रॉप कर सकता है या कोई रिलीफ इनमें से किसी के भी खिलाफ ड्रॉप कर सकता है। अगर सुरेश 18 साल से कम उम्र का हो या ऑर्डर 32 के अंदर कवर्ड हो तो कोर्ट का परमिशन चाहिए क्लेम ड्रॉप करने के लिए ताकि उस बच्चे को नुकसान ना हो। सब रूल 3 के हिसाब से जब कोर्ट को लगे कि कोई डिफेक्ट की वजह से प्लेंटिफ को फ्रेश सूट फाइल करने का मौका देना चाहिए तब कोर्ट प्लेंटिफ को सूट विड्रॉ करके नया सूट फाइल करने का परमिशन दे सकती है, लेकिन कुछ शर्तों पे। फॉर्मल डिफेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वी राजेंद्रन वर्सेस अन्नासामी पांडियन सिविल अपील 861 ऑफ 2017 में बताया है, जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर सच एज वांट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 80 सीपीसी, जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करो तो 2 मंथ्स का नोटिस देना कंपलसरी है गवर्नमेंट को। इम्प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द सूट मतलब कितने का सब्जेक्ट मैटर है वो ठीक से ना बताया हो। इनसफिशिएंट कोर्ट फीस यानी हर सूट के लिए जो कोर्ट फीस भरना होता है वो बराबर से न भरा हो। कंफ्यूजन रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी मतलब तुम्हारे केस में अगर कोई का हिस्सा बराबर से न बताया जाए तो वो मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज मतलब गलत लोगों को पार्टी बनाया जाए सूट में। फेलियर टू डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन मतलब कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से सूट फाइल किया है वो ठीक से बताया न जाए। जैसे अगर किसी के साथ मानहानि हुई हो और वो प्लेंट में बराबर न बताए कि क्या घटना घटी जिसकी वजह से मानहानि हुई, इन सबको फॉर्मल डिफेक्ट कहते हैं। ये हमको ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी और ऑर्डर 7 रूल 13 सीपीसी में भी दिखते हैं। सफिशिएंट ग्राउंड्स में इनके जैसे ही लेकिन इनके अलावा भी शायद कुछ कोर्ट अलाउ कर दे। आगे के सब रूल्स 4 और 5 प्रोसीजर के हैं। रूल 1A है कि समझो अगर नरेश के खिलाफ सूट ड्रॉप कर दिया सुरेश ने तो नरेश अपने हक को ही प्लेंटिफ बनाने की सोच सकता है उसी सूट। इस ऑर्डर में और भी रूल्स हैं लेकिन रूल 2 अभी के लिए मुख्य है। रूल 2 के हिसाब से जब पीछे बताए गए रूल्स के हिसाब से कोई फ्रेश सूट फाइल करने का परमिशन दिया जाए तब उस प्लेंटिफ को लिमिटेशन एक्ट का पालन वैसे ही करना होगा जैसे पहले वाला सूट इंस्टीट्यूट ही ना किया हो। वापस आते हैं सेक्शन 14 के सबसेक्शन 1 में। इसके हिसाब से सुरेश, इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तुम्हारा सूट पर रखने। योर ऑनर, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो लिमिटेशन ही ख़त्म हो गया है दूसरे कोर्ट जाने के लिए। ऐसा नहीं है,
सेक्शन 14(1) लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से जब तुम सही के कोर्ट में सूट फाइल करोगे तब तुम्हारा इस कोर्ट में जो तुमने सिविल प्रोसीडिंग या अपील या रिवीजन फाइल किया था रमेश के खिलाफ, वो वक्त नहीं गिना जाएगा। याद रहे, सिर्फ इतना टाइम नहीं गिना जाएगा। क्या? वाह रे वाह! और 2 शर्तें हैं जो तुमको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे नए कोर्ट में। एक, उस कोर्ट में तुमको साबित करना होगा कि ये जो प्रोसीडिंग है वो तुम ड्यू डिलिजेंस से फॉलो कर रहे थे, मतलब पूरी ईमानदारी से हर डेट अटेंड करके फालतू में एडजर्नमेंट्स न लेके और बिना बहानों के फॉलो कर रहे थे। दूसरा, यहाँ जो तुमने सिविल प्रोसीडिंग फाइल किया था वो गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब तुमको साबित करना होगा कि तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं था और कि तुम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे थे और ये वाला केस तुमने एकदम प्रामाणिक तरीके से और उचित देखभाल और ध्यान से देख रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने मैसर सूर्य चक्र पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सिविल अपील 5958 ऑफ 2015 में कहा है। इसका मतलब अगर ईमानदारी से सुरेश एक सिविल प्रोसीडिंग देख रहा हो और बाद में कोर्ट उसे बताए कि वो केस उस कोर्ट में नहीं देख सकते, तो जितना टाइम उस केस को देखने में लगा दिया हो वो ड्यूरेशन नहीं गिना जाएगा करेक्ट कोर्ट में। इस सेक्शन 14 को कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला वाला है कि सिविल प्रोसीडिंग्स फाइल करने के दिन से ख़त्म होने के दिन तक का टाइम नहीं गिना जाएगा। प्लेंटिफ या एप्लीकेंट जो अपील के खिलाफ हो वो भी प्रोसिक्यूटिंग के टर्म में गिना जाएगा। गलत लोगों को प्रोसीडिंग में पार्टी बनाना यानी मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज या मेन कॉज ऑफ एक्शन के साथ गलत कॉज ऑफ एक्शन को भी जोड़ देना, तो ऐसी बातें भी जुरिस्डिक्शन डिफेक्ट जैसे ही देखे जाएंगे।